हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम कोरोना वायरस से जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आई है, जो प्रवासी की समस्या आई है, उस पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी ये चर्चा में रहा है और इसके तहत हम देखेंगे कि माइग्रेंट्स कौन होते हैं, हु इज माइग्रेंट्स एंड व्हाट इज़ द रीजन ऑफ माइग्रेंट्स माइग्रेशन। इनके प्रवास करने का कारण क्या है, प्रवासियों के कहीं भी शहर जाने में क्या कारण है और अभी रिसेंटली क्या जो है रीजन्स रहे हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्या इशू हैं माइग्रेंट्स के और एक सोल्यूशन क्या होनी चाहिए और इसके अलावा निष्कर्ष क्या होने चाहिए, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि माइग्रेंट्स कौन हैं। तो भारत की जनगणना में इसके बारे में परिभाषा दिया गया है, जिसके अनुसार कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जन्म स्थान या सामान्य निवास को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अधिवासित हो जाए, अर्थात कोई व्यक्ति जो बेहतर रोजगार या अवसर की तलाश में शहर में जाए, उसे हम प्रवासी कहते हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है देश के अंदर ही होती है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य से जाते हैं। जैसे कि कोई यूपी का व्यक्ति बॉम्बे में चला जाए या फिर बिहार का व्यक्ति कलकत्ता में चले जाए, जो मतलब महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर हैं जहाँ पे रोजगार वगैरह के बेहतर अवसर हैं। प्रवासियों की एक संख्या है जो डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, 450 मिलियन यानी कि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास में हैं। और इसके अलावा ये जो शहर में जाते हैं वहाँ पे विभिन्न जो है क्षेत्र होते हैं, जैसे कि विनिर्माण इकाइयाँ, उद्योग, रेस्तरां, होटल, परिवहन, घरेलू कामगार, इन सब रूप में कार्य वो करते हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे अधिकांश जो होते हैं वो मौसमी प्रवासी भी होते हैं। मौसमी प्रवासी हम उन्हें कहते हैं जो एक पूरे वर्ष के एक खास महीने में जाते हैं शहर और जो है कुछ समय रह के उसके बाद वापस वो अपने घर चले आते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी जो है माइग्रेंट्स के इशू क्या हैं, इनके जो है माइग्रेशन का क्या इशू है। तो अभी वैसे करेंटली जो न्यूज़ में थे ये इसलिए कि कोरोना महामारी जब ये शुरू हुआ वैश्विक स्तर पर, तो भारत भी इससे प्रभावित ही रहा। तो जब भारत में मार्च महीने में पहले फर्स्ट चरण में 21 डेज का लॉकडाउन किया गया, तो इस दौरान बड़ी संख्या में शहरों से जो है प्रवासी अपने घर की तरफ या अपने मूल स्थान की ओर चल पड़े। और प्रवास करने के कारण क्या है इनके शहरों में, तो इनके शहरों में प्रवास करने का कारण जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही है कि गांव में एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उतना। और ख़ासकर जो बड़े राज्य हैं जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। और इसके अलावा भेदभावपूर्ण जीवन है, क्योंकि गांव में आप जानते हैं काफ़ी जो है अभी भी वहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है, वहाँ पे बहुत अलग तरीके से लोग रहते हैं। और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। मूलभूत सुविधा में क्या, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स हो गए, रोजगार हो गए, ये सब रीजन है। इसके अलावा अभी जो एक नया ये सब रीजन्स हैं वो एक विवाह का रीजन है कि आजकल इंटर स्टेट जो है मैरिज होने लगे हैं, तो इसके कारण भी लोग अन्य प्रदेश में जाके रहने लगते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो गांव में सिर्फ एक ही रोजगार का माध्यम है, वो है नरेगा। सबसे जो ज़्यादा 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। लेकिन 100 दिन के रोजगार से क्या हो सकता है, ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। अब हम देखेंगे कि अभी ये तत्कालिक कारण क्या रहा इनके माइग्रेशन का। तो तत्कालिक कारण में ये रहा कि अनिश्चितता भरा माहौल हो गया जब लॉकडाउन हुआ अचानक से, क्योंकि उसके पहले इतना भारत में पेंडेमिक सिचुएशन नहीं थी। अचानक से सारी चीज़ें लॉकडाउन हुई और सब कुछ बंद हो गया इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आ गई और लोगों को ये लगने लगा, खासकर प्रवासियों को, कि ये चीज़ें अब कितने दिन चलेगी और कब तक लॉकडाउन रहेगा। इसके बारे में उनको काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली कि लॉकडाउन के कारण ऐसा होगा या फिर कोई सरकार ऐसी योजना लाने जा रही है कि लॉकडाउन 6 महीने तक रहेगा। जो भी रीजंस रहे हों, मतलब उनको काफ़ी अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ा। इसके कारण वो जो है उस शहर से अपने मूल स्थान की ओर चलने लगे। इसके पीछे रीजन एक और था कि उनके पास जब जो दैनिक मजदूरी करते थे, उनका जब काम सब कुछ बंद हो गया तो उनको दैनिक मजदूरी से हटा दिया गया, जिसके कारण उन्हें जो है पैसे की प्रॉब्लम हो गई। इससे ना तो वो राशन जो है खरीद पाए या भोजन वगैरह की जो उनकी प्रॉब्लम थी वो फेस करने लगे। और जो एक अस्थाई या फिर कहीं एक एमएनसीज में काम करते थे एम्प्लॉय, उनमें भी छटनी होने लगी, तो उनके मन में भी काफ़ी आशंकाएं होने लगी। और जो ये दैनिक मजदूर हैं या जो प्रवासी मजदूर हैं, इनके साथ तो और भी समस्याएं रहती हैं, जैसे भोजन वगैरह को इशू ही नहीं है, सिर्फ इससे रिलेटेड एक और इशू है कि प्रोटीन युक्त भोजन इनको नहीं मिल पाता। इसके कारण पूरा एक जो साइकिल चेन है वो बन जाता है। इनकी पूरी जनरेशन जो है उसमें
कुपोषण वगैरह की जो समस्याएं हैं ये सब भी देखने को मिलती हैं। तो ये काफ़ी एक बिग चैलेंज है इंडिया के सामने। और जो इनसे रिलेटेड इशू हैं वो आज कोई नहीं रहे हैं कि आज अभी कोरोना आया या कोरोना महामारी के दौरान प्रवासियों की जो है ये समस्या आई है, इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आने के कारण ये रिसेंटली न्यूज़ में था। और इनके अगर हम मुद्दे को देखें तो इनके साथ जो भेदभाव होता है वो दो स्तर पे होता है, एक गवर्नमेंट के लेवल पे और एक स्थानीय जहाँ पे जाते हैं उनके लोगों के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के लेवल पे क्या है कि इनको जो है आधारभूत जो या मूलभूत जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। इनको ये फील ही नहीं होता कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, यानी कि मतलब हम अगर कोई बंदा बिहार का है और कोई बंदा महाराष्ट्र में जाता है तो वहाँ पे उसके साथ चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, जबकि हम इंडिया के नागरिक हैं, हमारे साथ जो है हर जगह वही समानता होनी चाहिए क्योंकि सबको जो है समानता का अधिकार है। हालांकि इन सब के पीछे एक जो बेसिक रीज़न है आप भी अंडरस्टैंडिंग करते ही होंगे कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्योंकि सब कुछ जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, वोट बैंक की राजनीति पे ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने दिल्ली में सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। हालांकि बाद में इस फैसले पर रोक लग गई, लेकिन इन सब तरीके की जब जो है सूचनाएं लोगों के पास पहुंचती हैं तो इससे बड़ा डर लगता है और इनको वरीयता वगैरह तो मिलता ही नहीं क्योंकि उस राज्य के होते नहीं हैं। स्थानीय लोगों द्वारा अगर हम देखें तो जो उनके साथ प्रॉब्लम होती है रूम रेंट को लेकर के, रूम रेंट इनको काफ़ी महंगा मिलता है और अगर मिलता भी तो उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी इनको रखना पड़ता है। कई बार जिसके यहाँ काम करते हैं उनके यहाँ मजदूरी वो नहीं देते हैं, बिना मजदूरी के इनको जो है वहाँ से डांट के भगा देते हैं या फिर बंधक बनाए रहते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर जो है बिहार के कुछ मजदूर थे पंजाब में, उनको किसी एक व्यक्ति ने अपने जो है फ़ोन पे 1 साल तक जो है कैद किए रखा और उनसे काम करवाते रहे। कई बार इनके साथ अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग होता है। अगर वो किसी अन्य जैसे पिछड़े राज्य से हैं तो अक्सर जो है उनके साथ ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जो उनके सम्मान को आहत पहुंचती है। और भाषाई समस्या भी एक है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी है। नॉर्थ का बंदा अगर साउथ जाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम है, साउथ का नॉर्थ आते हैं तो भी। और इसके अलावा नॉर्थ में भी है कि जैसे अभी कोई उत्तर प्रदेश या बिहार का व्यक्ति जाता है जो है पंजाब में तो फिर उसके साथ लैंग्वेज का इशू आ जाता है। तो ये सब एक प्रॉब्लम है। अगर हम देखेंगे कि अब तक क्या हुआ, क्यों नहीं सोल्यूशन जो है या परमानेंट कोई अस्थाई समाधान प्रवासियों के संदर्भ में आया, तो सबसे पहले इसके पीछे ना आने का रीज़न यही है कि हमारे किसी भी राज्य में कितने प्रवासी गए, कि बिहार से कितने प्रवासी दिल्ली गए, बिहार से कितने प्रवासी झारखंड गए हैं, सॉरी महाराष्ट्र गए हैं। तो इनसे संबंधित कोई मतलब डाटा नहीं, कोई एक फैक्ट नहीं कि कितने आते हैं। इससे संबंधित सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन यही होना चाहिए कि सरकारें तो देखिए इतने बड़े स्तर पे कार्य नहीं कर सकती कि कौन व्यक्ति आता है उसका डाटा रखें, लेकिन जिस ये कंपनी है जिस उद्योग में काम करने में जाते हैं उनसे डाटा जो है ले सकते हैं कि हमारे यहाँ इस राज्य का व्यक्ति काम कर रहा है। और मौसमी जो प्रवासी इनसे संबंधित भी आंकड़ों का अभाव है, तो ये भी एक चैलेंज है मौसमी प्रवासी, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए अभी का जो टाइम है ये मानसून समय आ गया है, धान की रोपाई होती है इस समय। तो इस समय क्या होता था, अगर कोरोना की प्रॉब्लम ना भी होती तो जो ये प्रवासी होते हैं अपने घर चले जाते थे क्योंकि जो धान की ये खेती वगैरह करते थे। और अधिकांश प्रवासी जो होते हैं वो निम्न वर्ग के होते हैं, यानी कि लोअर कास्ट से होते हैं, तो उनके साथ वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। इसके अलावा जो उनके नियोक्ता हैं यानी कि जो ठेकेदार हैं वो किसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी उनको मजदूरी नहीं देते हैं, ठेकेदार भग जाते हैं, शारीरिक दुर्व्यवहार होता है। और काम करते वक्त अगर उनके कोई दुर्घटना का वो शिकार हो गए तो भी उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती है, जबकि उनको सहायता दी जानी चाहिए। और जो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी कानूनी प्रक्रिया का अभाव है, यानी कि कोई राज्य में ये कानून ही नहीं कि इस प्रवासी के संदर्भ में कोई एक डेडिकेटेड लॉ हो कि प्रवासियों के लिए ये कानून है, उनके साथ अगर वो इस राज्य में आते हैं तो हम जो है उनको ये सुविधा देंगे। और साथ साथ उनके पास भी जागरूकता का अभाव है, शिक्षित हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं तो ये मान के ही चलते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे जो है उतना समानता का व्यवहार नहीं होगा। और जो दैनिक मजदूरी करते हैं वो इसी कारण रूम रेंट हायर नहीं कर पाते क्योंकि शहरों में काफ़ी महंगा रूम रेंट होता है, तो मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। और अब हम देखेंगे सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, तो सोल्यूशंस भी इसके स्टेप बाय स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोल्यूशन है वो यही है कि अभी प्रवासियों में ये महामारी ना फैले, क्योंकि कोविड-19 बहुत पैंडेमिक है। इसको सरकार सुनिश्चित करे
क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सरकार इसको लेकर एक स्पष्ट नीति लाए और मूलभूत जो सुविधाओं की प्रॉब्लम्स हैं उसको उन तक उनकी असेसमेंट कराएं, उन तक उनको पहुंचाए कि कैसे जो है इनको मूलभूत सुविधाएं मिले। जैसे कि राशन की समस्या है, पीडीएस एक्ट जब 2013 में बना था तो केंद्र सरकार जो है इसके तहत जो है लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित कराती है, गरीबों को। तो जो है जहाँ भी हो है, अगर उत्तर प्रदेश का वो व्यक्ति है, दिल्ली में रहता है या महाराष्ट्र में रहता है, केरल में रहता है, तमिलनाडु में कहीं भी रहता है, तो उसको वहाँ पे वो राशन की सुविधा हो, क्योंकि हम एक संघीय भारत में रहते हैं, हम सबको समान अधिकार है। हमारा फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। और आज ज़रूरत है कि वन नेशन वन कार्ड जो 2018 में स्टार्ट की गई थी ये स्कीम, इसको लागू करने की, कि ताकि जो है इसको हम बेहतर तरीके से लागू करके लोगों को राशन की जो सुविधाएं वो दे पाएँ, कहीं भी हो रहे, किसी भी राज्य में रहे। कोई अगर बिहार का व्यक्ति है वो तेलंगाना में काम करता है तो उसको वहाँ पर भी राशन उपलब्ध हो। और उससे भी बड़ा ज़रूरी है कि जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी उसमें कोरोना बीमारी को शामिल किया जाए, जिससे कि अगर किसी प्रवासी को कोरोना की समस्या आ भी जाती है तो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। और डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो सरकार पैसे अभी भी दे रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के खाते में 1,000 रुपये डाले जा रहे हैं, तो इसको अभी कुछ लंबे समय तक सरकार द्वारा दिया जाए, ताकि जो प्रवासी अभी किसी अन्य शहर में ही रुके हुए हैं तो उनको एक नगद जो है सुविधा मिल सके। और इसके अलावा जो प्रवासी घर जाना चाहते हैं या फिर घर भेजना है तो सरकार उनके लिए जो है एक बेहतर व्यवस्था करे, ट्रेन बस की व्यवस्था करे, किस तरीके से उनको घर भेजना है। जैसे कि हम वंदे भारत मिशन के तहत जो है विदेश में अपने जो इंडियंस हैं उनको ला रहे हैं, उस तरीके से जो हमारे अन्य स्टेट में इंडियन जो भारतीय हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको भी उनके राज्य में भेजा जाए। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट अभी ज़रूरत है वो है कि अंतर्राज्यीय सहयोग पर बल दिया जाए, क्योंकि इंटर स्टेट अगर जो है सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे का तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। और अब हम देखेंगे निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो प्रवासियों की समस्या अत्यंत संवेदनशील है, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक यह ऐसा समय है जहां पर मानवता को सर्वोपरि रखा जाए, क्योंकि आज मानवता ही संकट में है। क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि हर एक देश का जो है एक अधिकांश आबादी इसकी चपेट में आ गया है। अमेरिका, फ्रांस, आप देख लीजिए, इटली वगैरह में कितनी बड़ी जनसंख्या चपेट में आ गई है। और प्रवासियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, और इनके महत्व को समझते हुए नीति निर्माता इनके लिए नीतियां का निर्माण करें। इनका इस तरीके से अर्थव्यवस्था में योगदान है कि आज हम कहते हैं कि महाराष्ट्र इकोनॉमिक रूप से काफ़ी मजबूत जो है राज्य है, तो इसलिए नहीं बना, उसमें प्रवासियों का भी योगदान है। दिल्ली आज मजबूत है तो दिल्ली में प्रवासियों का भी योगदान है, क्योंकि ये अन्य राज्य से जाके वहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। और इससे संबंधित अगर हम और एक डाटा पे नज़र डालें तो ILO ने कहा है कि भारत में अभी कोरोना महामारी के बाद 400 मिलियन जो है रोजगार पर संकट के बादल आ गए, यानी कि संकट की समस्या है 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ रोजगार पर। और जो सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं वो महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, तो इन सब स्टेट में जाते हैं। और इसके अलावा कई जो है राज्य सरकारों ने इनिशिएटिव्स भी लिया है, जिसको जैसे कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ प्रवासी आएँ, हम उनको जो है 500 रुपये पर मंथ देंगे। तो ऐसे कई राज्य ने किया है। लेकिन अभी देखिए इंडिया में काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एज सच ये मुश्किल ही है कि कोई प्रवासी अभी कहीं जाएगा, क्योंकि जब तक कोई अनटिल एंड अनलेस वैक्सीन नहीं बन जाता कोरोना का, तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।